हाँ स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा लास्ट क्लास में कार्बोहाइड्रेट टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड तीनों कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, पॉलीसेकेराइड में हमने तीन पढ़े थे, स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। तीनों को अच्छे से प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में देखा था, और बाकी कौन कौन से बॉन्डिंग इसके अंदर प्रेजेंट होती है वो चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, तो ये तो था कार्बोहाइड्रेट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा आज की क्लास में, जो रहेगा प्रोटीन। अब हम पढ़ेंगे बेटा प्रोटीन। ठीक है, तो हेडिंग डालो प्रोटीन। प्रोटीन, ठीक है। ये बेटा जैसे आपने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट, उसी तरीके से अब हमको ये पढ़ना है प्रोटीन, है ना। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं ना। देखो प्रोटीन की बात करें बेटा, जैसे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का सोर्स है, वैसे ही प्रोटीन भी एनर्जी का सोर्स होता है और फैट भी एनर्जी का सोर्स होता है। ठीक है, सेकेंडरी पे वसा यानी फैट आता है और थर्ड नंबर पे प्रोटीन का डिस्कशन होता है ना। तीनों के तीनों एनर्जी सोर्स हैं। ओके, अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली प्रोटीन के बारे में, कैसे क्या है, कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है ना। तो थोड़ा सा इसके बारे में पहले बेसिक पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं हम, है ना। तो बेटा प्रोटीन को आप समझोगे, प्रोटीन जो होते हैं ना बेटा, अल्फा अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, जो प्रोटीन होते हैं ये अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। किसके बहुलक होते हैं बेटा, ये जो होते हैं ना बेटा वो अल्फा अमीनो या अमीनो अम्ल, अल्फा अमीनो अम्ल के, ये क्या हो रहा है बेटा, पॉलीमर होते हैं ना। ठीक है, एमिनो यानी प्रोटीन को तोड़ते जाओगे हाइड्रोलिसिस कराएंगे, या मतलब विघटित करेंगे, इसको हाइड्रोलिसिस नहीं विघटित करेंगे, तो लास्ट जो यूनिट मिलती है, लास्ट जो इकाई मिलती है वो कौन सी मिलती है, अल्फा अमीनो अम्ल। अल्फा अमीनो अम्ल को जोड़ जोड़ करके हम क्या बनाते हैं बेटा, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आई होगी आपको। ठीक, अच्छा मतलब ये है बेटा, प्रोटीन के विघटन से, प्रोटीन को अगर आप तोड़ोगे, अपघटन करोगे, तो इससे क्या मिलेगा आपको, इससे मिलेगा अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, पहली बात क्लियर हुई। अल्फा अमीनो एसिड्स यानी कि अगर आपको प्रोटीन पढ़ना है तो पहले अल्फा अमीनो एसिड के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर हुई बात। पहले कुछ प्रोटीन से रिलेटेड छोटी छोटी बातें बेटा उनको डिस्कस कर लेते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, अपघटन बोल दो या हाइड्रोलिसिस बोल दो। ठीक, अच्छा ऐसा नहीं है बेटा कि डायरेक्ट ही ये अल्फा अमीनो एसिड्स के ग्रुप के फॉर्म में ब्रेक होता है ना। अगर इसका पार्शियली, जैसे मैंने बात करी, यहाँ क्या किया हमने, अपघटन किया इसका ना, तोड़ा इसको, हाइड्रोलिसिस बोल सकते हैं या अपघटन बोल रहे हैं ना। ठीक है, लेकिन ये जो अपघटन होता है ना, वो कैसा अपघटन है बेटा, पूर्ण अपघटन है। इन केस अगर मैं इसका पार्शियली हाइड्रोलिसिस कराऊं, अगर मैं करूं इसका आंशिक अपघटन, तो यहां से मिलते हैं बेटा पेप्टाइड्स, पेप्टाइड। आज ये दिक्कत कर रहा है ना। अगर पूरा ब्रेक करोगे तो अल्फा अमीनो एसिड्स, और पार्शियली ब्रेक करोगे, अपघटित करोगे, है ना। ठीक है, डिसॉल्व करोगे इसको तो क्या बनेगा, पेप्टाइड बनेंगे। मतलब मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूं बेटा, मैं इसको इस तरीके से भी तो कह सकता हूं कि जो प्रोटीन है इसका जब हाइड्रोलिसिस करोगे, आंशिक अपघटन, तब तो बनता है पेप्टाइड। और पेप्टाइड का जब आप करोगे बेटा पूर्ण अपघटन,
पूर्ण अपघटन तो बनता है अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, फटाफट फर्स्ट पॉइंट को लिख लो ना। लिख दिया? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ये क्या हो रहा है बेटा? ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रोटीन का वर्गीकरण। देखो, प्रोटीन को दो भागों में बांटा जाता है, दो तरीके से बांटा जाता है ना। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बेटा साधारण प्रोटीन बोलते हैं जिसको, है ना। ठीक है, तो वो जो होता है ना उसमें रेशेदार रहते हैं, और एक रहता है गोलिकाकार, मतलब हम आकार के आधार पर बांटते हैं। ठीक है, या फिर उसको बोल देते हैं आणविक आधार पर। ठीक, दूसरा होता है अपघटन के आधार पर, जो साधारण होता है, और एक युग्मित प्रोटीन होता है। तो इस तरीके से हम दो भागों में इसको बांटेंगे। ठीक, कौन कौन से हो गए? एक तो आणविक आधार के आकार पर, है ना। देखो, इसको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं एक बार, है ना। देखो बेटा, इसमें दो टाइप के क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम ना। ठीक, कौन कौन से होंगे? एक तो होता है चलो इसको नेक्स्ट इस पे स्लाइड पे कर लेते हैं ना। केस फर्स्ट लिखो, आणविक संरचना के आधार पर, आणविक संरचना के आधार पर। केस फर्स्ट है ना, आणविक संरचना के आधार पर। संरचनाएं दो प्रकार की होती है, या तो रेशेदार रहेगा या गोलाकार रहेगा। कौन कौन से? पहला इसमें होगा बेटा, या तो रेशेदार होगा या गोलाकार होगा। फर्स्ट इसमें लिखोगे गोलाकार प्रोटीन। ठीक है, देखो इसमें पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं कुंडली बनाकर गोलाकार प्राप्त करती है। एग्जैक्टली पॉलीपेप्टाइड से तो प्रोटीन होते हैं, तो क्या करेगा? पॉलीपेप्टाइड की संरचना पॉलीपेप्टाइड की जो संरचनाएं होती है, स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें, ये कुंडली बना करके, और कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सी शेप ले लेती है? गोलाकार। थैंक यू। गोलाकार संरचनाएं बनाती है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड की जो संरचनाएं होती है कुंडली बना करके, कुंडली के रूप में गोलाकार संरचनाओं का निर्माण करती है। ठीक है, ये जो होती है बेटा जल में विलय होती है। ये जल में विलय होती है, ये जल में विलय होती है। और तीसरे में इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल को लिख दो, जैसे इंसुलिन रहा, है ना, एल्ब्यूमिन रहा, होमोग्लोबिन रहा आदि। कौन कौन से बेटा? इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन आदि। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। दूसरी तरफ लिखो बेटा रेशेदार।
दूसरा स्ट्रक्चर लिखोगे रेशेदार। अब रेशे से समझ में आ रहा होगा, सिंपल रेशे की फॉर्म में रहेंगे, मतलब सीधी श्रृंखलाएं रहती है ना। ठीक है, तो क्या लिखो बेटा, पॉली पेप्टाइड की सीधी श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंध और डाइसल्फाइड बंध है ना, डाइसल्फाइड बंधों से जुड़ करके संयुक्त होकर रेशेनुमा संरचना बनाती है। ठीक है टाउ, तो पहली बात तो समझ में आ गई आपको, रेशेनुमा संरचना बनेगी। जैसे उसमें बताया था जल में क्या थी, विलेय, तो ये कैसे होगी, जल में अविलेय। रेशेदार संरचनाएं जो होती है बेटा जल में अविलेय होती है, ये जल में अविलेय होती है, ये जल में अविलेय होती है। और तीसरे पॉइंट में इसके एग्जाम्पल्स लिख देना था, क्रिएटिन, मायोसिन, क्रिएटिन और मायोसिन। क्रिएटिन कहाँ मिलता है बेटा, बालों में और ऊनों में। मायोसिन ये कहाँ मिलेगा बेटा, ये मांसपेशियों में, मांसपेशियों में। ठीक है, तो ये हुआ इसका फर्स्ट केस, जिसमें आणविक के आधार पर हमने बात कर ली, दो प्रकार के प्रोटीन डिस्कस कर लिए, गोलाकार और रेशेदार। ठीक है, दूसरा केस लिखें बेटा जल अपघटन के आधार पर। जल अपघटन के आधार पर। ठीक है, बेटा जब जल अपघटन के आधार पर बात करेंगे तो साधारण होते हैं या संयुग्मित होते हैं। साधारण वे होते हैं जो जल अपघटित हो जाते हैं, और संयुक्त होते हैं वो भी जल अपघटित होते हैं, लेकिन उनके जल अपघटन से अल्फा एमिनो के साथ साथ कुछ अप्रोटीन भाग भी जुड़ा हुआ मिल जाता है। ठीक है, अच्छा पहला हटाओ, इसमें लिखोगे केस फर्स्ट, मतलब केस फर्स्ट में पहला है ना, जो जल में संयुक्त हो जाते हैं उनको बोलते हैं साधारण प्रोटीन। है ना, जल अपघटन से केवल और केवल क्या मिलता है बेटा, अल्फा अमीनो अम्ल प्राप्त होता है। और इसके एग्जाम्पल लिख लेना। ठीक है, बस एक एक लाइन इतना याद रखना है ना, इसके एग्जाम्पल लिखना, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, ग्लोबुमिन। दूसरा लिखना था संयुक्त प्रोटीन,
अल्फा अमीनो अम्ल के साथ ए प्रोटीन भाग भी जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। ए प्रोटीन भाग का मतलब समझ रहे हो, जो अल्फा अमीनो एसिड है वही तो प्रोटीन है, इसके अलावा भी कई ऐसे भाग होते हैं जो इसके साथ में ऐड होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन इसके एग्जाम्पल हो गए ना। 3 टाइप से डिवाइड कर देते हैं इसको ना। न्यूक्लियोप्रोटीन, पहला कौन सा हुआ, न्यूक्लियोप्रोटीन। एग्जाम्पल लिख लो बेटा इसमें, न्यूक्लिक या न्यूक्लियन बोल देते हैं आप इसको ना। ठीक। सेकंड एग्जाम्पल लिखना है इसमें, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। माइसिन। तीसरा और लास्ट एग्जाम्पल और लिख देना इसमें, क्रोमोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन। एक तो हीमोग्लोबिन हो गया, हीमोग्लोबिन इसी का एग्जाम्पल ना, जिनमें वर्णक मिलते हैं एक तरीके से ना, ठीक है। क्लोरोफिल भी आप समझ सकते हो, हालांकि क्लोरोफिल एक प्रोटीन का ही पार्ट है ना, क्लोरोफिल। ओके, तो ये संयुक्त प्रोटीन के पार्ट हुए कुछ, है ना। उम्मीद है संयुक्त प्रोटीन का पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब केस थर्ड पढ़ेंगे बेटा इसमें, कार्य के आधार पर। केस थर्ड पढ़ेंगे इसमें हम जल अपघटन के आधार पर ना। चलो, वो अल्फा अमीनो एसिड्स को पढ़ेंगे, प्रोटीन को रहने देते हैं ना। प्रोटीन नहीं होता बेटा, एग्जैक्टली अल्फा अमीनो एसिड होता है जो कार्य के आधार पर डिवाइड करते हैं ना, ठीक है। तो उम्मीद है दोनों भाग समझ में आ गए होंगे ना। अब हम यहाँ से अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर समझते हैं ना, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं बेटा अल्फा अमीनो अम्ल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, है ना, ठीक है। देखो बेटा, अल्फा अमीनो एसिड की जब संरचना की आप बात करते हो ना, तो इसकी संरचना में ध्यान रखना, ये कार्बन होता है, बाकी 4 वैलेंसी होती है। एक होता है बेटा COOH ग्रुप, ठीक है। एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है एल्किल ग्रुप, और एक होता है बेटा NH2, है ना। ये 4 चीजें मिलकर के बनाती है बेटा ना। R अलग अलग होगा, R की जगह हाइड्रोजन जुड़ता है, CH3 जुड़ता है, और अलग अलग ग्रुप होंगे ना, उसके अकॉर्डिंग अल्फा अमीनो एसिड्स भी अलग अलग बनते जाएंगे। तो कुल अल्फा अमीनो एसिड जो होते हैं ना बेटा, वो 20 प्रकार के होते हैं। कुल अल्फा अमीनो एसिड्स कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 20 प्रकार के होते हैं ना। कुल अल्फा अमीनो एसिड्स कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के। अल्फा अमीनो अम्ल कुल कितने होते हैं बेटा? 20 प्रकार के होते हैं, है ना। इनमें से आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल और दूसरा हो जाता है बेटा अनावश्यक अमीनो अम्ल, है ना। आवश्यक अमीनो अम्ल और दूसरा हो जाता है अनावश्यक अमीनो अम्ल। अब देखो ठीक है। अब इसमें देखना बेटा कौन से आवश्यक होते हैं कौन से अनावश्यक होते हैं, उनको समझने की कोशिश करना, है ना। ऐसे अमीनो अम्ल जो जीवधारियों के द्वारा आवश्यक होते हैं, है ना। ठीक है, देखो दो तरह के होते हैं, एक आवश्यक एक अनावश्यक।
एग्जैक्टली हम क्या करते हैं बेटा, इस तरीके से इसको क्लासिफाई कर देते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल किसको कहते हैं? ऐसे अमीनो अम्ल, देखो हमारी बॉडी खुद जनरेट करती है कुछ अल्फा अमीनो एसिड्स, और बाकी के हम फूड वगैरह से, खाद्य चीज़ों से हम लेते हैं। ठीक है, दो तरीके से लिए जाते हैं ना। पहली चीज़ हो गई बॉडी खुद ब खुद जनरेट कर रही है। दूसरी चीज़ हो गई कि हमारे शरीर में वो चीज़ों का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, हम बाहर से उन चीज़ों को ले रहे हैं। ठीक, अच्छा अब होता क्या है कि जो बॉडी में बन रहे हैं उसके लिए तो बाहर से बॉडी की रिक्वायरमेंट है नहीं उन चीज़ों की, उन्हें हम कह देते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। कौन से? जो बॉडी में नहीं बन रहे हैं। अनावश्यक किसको कहा? जो बॉडी में बन रहे हैं। एग्जैक्टली क्या है, हमें उनकी बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, उस अकॉर्डिंग बांटा गया है ना। ठीक है, इनका निर्माण, इनका जो निर्माण होता है ना वो बॉडी के द्वारा ना शरीर के अंदर हो जाता है ना। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, शरीर के अंदर नहीं होगा, बाहर से लेना पड़ता है। आवश्यक इसलिए तो कह रहे हैं, शरीर में निर्माण नहीं होता है, नहीं होता है, बाहर से भोजन द्वारा ग्रहण किया जाता है। ठीक भाई, बात समझ में आई होगी। ओके, ठीक है, पहली चीज क्लियर हुई। दूसरी बात करें भाई, बॉडी के अंदर बन रहे हैं तो हमने कह दिया आवश्यक, है ना भाई, बॉडी के अंदर बन रहे हैं तो आवश्यक नहीं है, हमें बाहर से लेने की जरूरत है, वो आवश्यक बता दिया ना। ये भी 10 प्रकार के होते हैं, ये वाले भी 10 प्रकार के होते हैं। टोटल कितने बताए? 20 प्रकार के। 10 उसमें से आवश्यक और बाकी के 10 अनावश्यक। ठीक है बेटा, अच्छा इनके नेम भी लिखना चाहो तो एक टेबल बना लेते हैं हम अलग से ना। हालांकि ये टेबल मैं तुम्हें डायरेक्ट प्रोवाइड कराना चाहता था, लेकिन ठीक है बेटा ना। अच्छा कौन कौन से होंगे वो चीज़ें अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं ना। देखो इनको रटने का तो एक तरीका होता है, वीआईपी हॉल में टीटी, ये आवश्यक होते हैं। वीआईपी हॉल में टीटी, टोटल 10 एमिनो एसिड है बेटा। समझने का तरीका बड़ा आसान है, वी आई और पी, 3 ये, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। ठीक है, टोटल 10 होते हैं। वी फॉर वेलिन, वी फॉर वेलिन, आई फॉर आइसोल्यूसिन, आई फॉर आइसोल्यूसिन। तीसरा आता है बेटा पी, ठीक है, पी फॉर आता है फेनिल एलानिन, फेनिल एलानिन। ठीक है, नेम लिखते रहेंगे इसे ना। ये कौन से वाले बेटा? आवश्यक वाले। ये कौन से वाले? आवश्यक वाले। आवश्यक अमीनो अम्ल, अल्फा अमीनो अम्ल की बात कर रहे हैं, जो आवश्यक है ना उनकी बात है ना। वीआईपी हॉल में टीटी। हाँ बेटा, वी स्टैंड फॉर वेलिन। कौन कौन से बेटा? वी फॉर वेलिन, आई फॉर आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, पी फॉर फेनिल एलानिन, फेनिल एलानिन। तो 3 तो ये हो गए वीआईपी में। चौथा आता है एच,
HALL 4 इसमें ना, H फॉर हिस्टिडीन, H फॉर हिस्टिडीन। अब आता है A फॉर आर्जिनिन, A फॉर आर्जिनिन, है ना, A फॉर कौन सा होगा, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन। और 2 L आते हैं बेटा, एक होता है ल्यूसिन और एक होता है लाइसिन, एक होता है ल्यूसिन और एक होता है लाइसिन। टोटल 3 यहाँ आ गए थे, वेलिन, आइसोल्यूसिन और फेनिल एलानिन। बाकी 4 आपको मिलेंगे इसमें, H फॉर हिस्टिडीन, A फॉर आर्जिनिन, है ना, H फॉर हिस्टिडीन, A फॉर आर्जिनिन, और L दोनों जो है एक ल्यूसिन के लिए और एक लाइसिन के लिए। ठीक है, इनको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। H फॉर हिस्टिडीन, H हिस्टिडीन के लिए आता है ना, हिस्टिडीन। A फॉर आर्जिनिन, आर्जिनिन, A फॉर आर्जिनिन। L स्टैंड फॉर ल्यूसिन, L स्टैंड फॉर ल्यूसिन, एंड सेकेंड L स्टैंड फॉर लाइसिन। ल्यूसिन और लाइसिन 2 अलग अलग है ना, ल्यूसिन और लाइसिन। ठीक है बेटा, तो टोटल 3 स्टार्टिंग में आए VIP के अंदर, वेलिन, आइसोल्यूसिन और फेनिल एलानिन। बाद में बात करें 4 अल्फा अमीनो एसिड्स है वो होल वर्ड्स में आए, H फॉर हिस्टिडीन, A फॉर आर्जिनिन, और दोनों L का मतलब है एक ल्यूसिन है और दूसरा है लाइसिन। ल्यूसिन और लाइसिन ये दोनों है। अब जो में है इसमें केवल एक ही, बेटा मैंने जो कैपिटल में लिखे हैं वही अल्फा अमीनो एसिड्स है ना। में पे आता है बेटा मेथियोनिन, में पे आता है मेथियोनिन। ये जो में है इसमें कौन सा आता है बेटा, मेथियोनिन। M स्टैंड फॉर मेथियोनिन, मेथियोनिन, मेथियोनिन। और 2 T की बात करें ना, ठीक है, थ्रिप्टोफैन होता है एक, तो देखिए 2 T आगे ना, एक तो आता है थ्रिप्टोफैन, 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 और एक और आता है थ्रियोनिन, थ्रियोनिन, थ्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन, थ्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन। ठीक है, थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। और अगला आता है बेटा थ्रिप्टोफैन, थ्रिप्टोफैन, थ्रिप्टोफैन। टोटल ये 10 ऐसे अल्फा अमीनो एसिड्स है जो आवश्यक वाले होते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बन सकता है। आपको 4 ऑप्शन दे करके पूछ लिया जाएगा, निम्न में से कौन सा अमीनो एसिड आवश्यक है या कौन सा अनावश्यक है। ठीक, तो वहीं से आपको फिर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है, VIP होल में TT, इस ट्रिक को याद रखना है। ठीक है, ये है किसकी ट्रिक है बेटा, ये ट्रिक है आवश्यक अमीनो एसिड्स को याद रखने की। उम्मीद है याद हुआ होगा ना। ठीक है, कौन कौन से बेटा, वेलिन, आइसोल्यूसिन, फेनिल एलानिन। बात करें यहाँ से हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन एंड लाइसिन। यहाँ से बात करें में फॉर मेथियोनिन या मीथियोनिन भी हो जाता है, एक ही बात है ना। और T दोनों आते हैं, एक थ्रियोनिन और एक आता है थ्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन और थ्रिप्टोफैन। ठीक है, टोटल 10 है जो आवश्यक अमीनो एसिड्स है। जो कौन से आवश्यक अमीनो एसिड, इसमें एक नोट डाल के आप बात लिखोगे बेटा ना। ठीक है, इसके अंदर नहीं बता रहा, अल्फा अमीनो एसिड से रिलेटेड बता रहा हूं। देखो उसमें क्या होता है बेटा, अल्फा अमीनो एसिड्स की जब बात करते हो ना आप, तो इसके अंदर एक होता है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन GLY करके लिखते हैं इसको, है ना। तो जो ग्लाइसिन रहता है ना बेटा, इसके अंदर ये जो R ग्रुप है ना, एल्किल ग्रुप जो हम ऐड हैं, इसका मतलब होता है केवल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर भी याद रखना आप। ठीक है, COOH था, एक कार्बन से दूसरा H था, तीसरा NH2 है और चौथा R था, और R की जगह क्या लिखना पड़ेगा यहाँ H। तो ये कैसा होता है बेटा, एक्राइल रहता है, यानी एक्रेल कार्बन। कैसा होता है ये, एक्रेल कार्बन। ये कैसा होता है बेटा, एक्रेल कार्बन। कैसा होता है, एक्रेल कार्बन। ठीक है, ये होता है एकाइरल कार्बन, ध्यान रखिएगा ना। तो कौन सा वाला कार्बन एकाइरल है, ग्लाइसिन, है ना, एल्फिनो सॉरी, कौन सा अल्फा अमीनो एसिड ऐसा है जिसमें मतलब एक्रेल कार्बन नहीं पाया जाता है या फिर एक्रेल कार्बन उपस्थित होता है। तो इसका जवाब दिया जाएगा ग्लाइसिन। ठीक है, तो ये हुई बात इनकी, जिसमें से आपको याद हो ही गया होगा। क्लियर हुई बात। अच्छा, बात करें इन ग्रुप की उपस्थिति के आधार पर,
है ना। अल्फा अमीनो एसिड जो होते हैं ना भाई, इसको हमने दो भागों में बांट दिया, एक आवश्यक एक अनावश्यक, है ना। लेकिन अल्फा अमीनो एसिड्स अम्लीय प्रकृति के भी हो सकते हैं और क्षारीय प्रकृति के भी हो सकते हैं। ठीक, यदि देखो बेटा 3 केस बनते हैं इसमें ना, तो अल्फा अमीनो एसिड की प्रकृति, अल्फा अमीनो एसिड की जो प्रकृति है, नेचर है, वो देखो ना। पहला हो सकता है वो उदासीन हो, दूसरा हो सकता है वो क्षारीय हो, तीसरा हो सकता है वो अम्लीय हो। ठीक है, 2 ही तो ग्रुप मिलते हैं इसमें, उन 2 ग्रुप के आधार पर ही हम इसको क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से? देखो बेटा, अम्लीय की उदासीन की बात करूंगा तो एक तो था NH2 और एक है COOH, इसमें भी एक NH2 और एक होगा बेटा COOH, और यहाँ भी एक NH2 और एक COOH। ठीक, अगर दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है तो उदासीन होगा। क्षारीय का मतलब NH2 ज़्यादा है और COOH ज़्यादा है तो हम उसको बोल देंगे अम्लीय। ठीक, उसको क्या कहते हैं बेटा? अम्लीय। उम्मीद है बात समझ में आई होगी आपको ना। ठीक, तो पहला केस तो ये बना, दूसरा केस ये बना और तीसरा केस ये बन गया। ठीक है, टोटल 3 केस है, तीनों केस से इसकी प्रकृति आपको समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं बेटा, सही है ना। अच्छा, किसी को, अच्छा कईयों को ये दिक्कत आती है सर ये अल्फा अमीनो एसिड पता कैसे चलेगा ना। ठीक है, तो इसको हम पहला पॉइंट लिख देते हैं, ऐसे दूसरा पॉइंट और बताते हैं ना। ठीक है, अल्फा अमीनो अम्ल यानी अमीनो अम्ल जो होते हैं ना बेटा, आप समझ लेना, चलो इसको लिखो मत ना। देखो अमीनो अम्ल कैसे समझ में आता है भाई, कार्बन है, इस कार्बन से 4 वैलेंसी है, इस पर COOH जुड़ा हुआ है, तो COOH जहां होता है वो हो गया, उसके बाद वाला पहला कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन। अगर अल्फा के साथ में NH2 जुड़ा हुआ मिले तो समझ जाना अल्फा अमीनो एसिड होगा, और अगर इसके बाद में और एल्किल ग्रुप का मतलब कार्बन होगा, उसके साथ में NH2 जुड़ जाए तो बीटा हो जाएगा, अगले कार्बन पर जुड़ जाएगा NH2 तो गामा हो जाएगा, अगले पर जुड़ जाए तो डेल्टा हो जाएगा, और सिमिलर इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, एल्किल ग्रुप में जो कार्बन है बेटा उसके अकॉर्डिंग वो वेरी करेगा, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड्स की बात कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं अल्फा अमीनो एसिड्स की, ये बात आपको पता रही होगी ना। ठीक है, क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं वो सारे के सारे अल्फा अमीनो एसिड से ही बने हुए होते हैं। ठीक है, यहां तक की चीजें समझ में आई होगी है ना। ठीक, अगली हेडिंग डालते हैं हम, पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध, ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा, हाँ पेप्टाइड बंध ना। देखो बेटा, पेप्टाइड बंध की बात करोगे आप, है ना, तो इसमें क्या होता है, पहले या तो पेप्टाइड बंध बनता कैसा है, 2 अमीनो एसिड से एक अल्फा अमीनो एसिड होगा, जिसका होगा बेटा पहला कोई अमीनो एसिड, इसमें एक COOH होगा, ऐसे दूसरा होगा ना। मैं कुछ इसको इस तरीके से बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ग्लाइसिन का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ग्लाइसिन याद करो, ग्लाइसिन इसलिए ताकि ये स्ट्रक्चर भी याद हो जाए। ठीक है, कार्बन था, इसके साथ में COOH है, 2 H थे, तो इसको डायरेक्ट CH2 लिख देता हूँ मैं।
एक ऊपर एक नीचे है ना, ठीक है, 2 H थे, CH2 लिख दिया। और इधर क्या था बेटा, NH2। ऐसा ही दूसरा स्ट्रक्चर होगा, ठीक, NH2 CH2 COH। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ बेटा, उस चीज को समझना आप, है ना। देखो इसका OH और इधर से H मिलकर के क्या बनाते हैं, H2O। क्या बनाते हैं, H2O। और ये जब H2O बनाएंगे तो फॉर्मेशन किसका होगा, देखो इधर रहा होगा NH2, इधर बना CH2 CO, फिर अगले वाले पे चलेगा बेटा NH, ठीक है, एक हाइड्रोजन हट चुका है, फिर CH2 और फिर COOH, यही बना। तो इस केस में ये जो बॉन्डिंग दिखाई दे रही है ना आपको, ये कहलाता है बेटा पेप्टाइड बंध। इसी को क्या कहते हैं, पेप्टाइड बंध कहते हैं, ठीक। पेप्टाइड बंध की डेफिनेशन लिख लो आप, एक अमीनो अम्ल के COOH समूह तथा दूसरे अमीनो अम्ल के NH2 समूह के जुड़ने पर, या आपस में जुड़ेंगे, जुड़ने पर H2O अणु बाहर निकल जाता है, जिससे CONH बंध बनता है। इसे ही पेप्टाइड बंध कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बेटा, पेप्टाइड बंध कह देते हैं, CONH, है ना। इसी बॉन्ड को किस नाम से जानते हैं, पेप्टाइड बंध कहते हैं। बंध देखो बेटा, 2 अल्फा अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं तब जाकर के एक पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। ध्यान से सुनना, 2 अल्फा अमीनो एसिड्स के जुड़ने पर, एक अल्फा अमीनो एसिड यहां रहा होगा, दूसरा ये रहा, 2 अल्फा अमीनो एसिड्स की यूनिट मिलने पर एक पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। मतलब 3 अल्फा अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो 2 पेप्टाइड बनेंगे, 4 अल्फा अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो 3 पेप्टाइड बनेंगे। समझ रहे हो, अगर सिंगल सिंगल बॉन्डिंग है तो, है ना, आपस में बॉन्ड भी नहीं बना रहे, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे वो आपको यहां से समझ में आ रहा होगा। जितनी अल्फा अमीनो एसिड आपस में ऐड हो रहे हैं उससे हमेशा एक कम, सही है। 2 बॉन्ड, अगर 2 अल्फा अमीनो एसिड बॉन्ड बना रहे होंगे तो बंध तो दोनों के बीच में एक ही बनेगा। ऐसे 5 हुए तो 4 बंध बनेंगे, 10 हुए तो 9 बंधों का निर्माण होगा। मतलब पेप्टाइड बंधों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो जितने अल्फा अमीनो एसिड उसमें यूज लिए गए हैं उसमें से एक कम कर दिया जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं हम पेप्टाइड बंध। तो डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, सही है। ठीक, हाँ, अच्छा आगे करें, है ना। अब देखो बताओ, एक चीज और डिस्कस करनी है आपको इसमें, है ना, कि जो अल्फा अमीनो एसिड्स है, कैसा था, कार्बन COOH H R NH2,
है ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा। NH2H को आप रिप्लेस कर सकते हो, तो अगर आपको ऐसा लगता है उल्टा तो H मैं यहाँ बना देता हूँ, NH2 यहाँ लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है, आप कैसे भी बना लो ना, 4 बॉन्ड बनाने। इसमें क्या कर रहे हैं बेटा, इस H को हटा करके NH2 के साथ ऐड कर रहे हैं, ठीक। क्या बनेगा फिर, C NH2 की जगह हो गया NH3 प्लस, और ऊपर हो जाएगा COO माइनस, और बाकी के R और H ऐसे की जरूरत है। देखो देखिए समझ में आएगी बात, सही है, बाकी ऐसे कैसे है ना। अच्छा, ये जो केस बना ये किस चीज का बना, तो नेम लिखो बेटा, इसे कहते हैं ज्वेटर आयन, ZWITTER। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, ज्वेटर आयन, ठीक है। तो लिख लीजिएगा इसको, ज्वेटर आयन क्या होता है ना, तो ये इसे बोलते हैं ज्वेटर आयन, ठीक। इससे इसकी प्रकृति की बात होती है बेटा, ये एज अम्ल की तरह भी व्यवहार करता है, क्योंकि H प्लस है, ठीक है, और माइनस भी है, तो अम्ल और क्षार दोनों समूह की तरह ये काम कर देता है ना। तो इसमें एक पॉइंट लिखना बेटा, ज्वेटर आयन या अल्फा अमीनो एसिड्स के अकॉर्डिंग बात कर देते हैं हम ना, एक ही बात है। खुद कैसा होता है, उदासीन, ओवरऑल तो उदासीन है, माइनस है प्लस है तो, है ना। ज्वेटर आयन उदासीन प्रकृति रखता है, ज्वेटर आयन उदासीन प्रकृति रखता है, उदासीन प्रकृति रखता है। अच्छा, ओवरऑल उदासीन है, उदासीन प्रकृति का मतलब बेटा माइनस प्लस कुछ नहीं है ना, उदासीन रहता है, प्रकृति हटा देते हैं इसमें, उदासीन रहता है, उदासीन रहता है, लेकिन ठीक है अम्ल की तरह भी काम करता है और क्षार की तरह भी। अम्ल किसे कहते हैं, जो H प्लस देते हैं, ये NH3 प्लस है, यहाँ से H प्लस डोनेट कर सकता है ना, यानी प्रोटॉन त्यागने की क्षमता है। माइनस है तो प्रोटॉन को ग्रहण करने की क्षमता है, लेकिन प्रोटॉन त्यागने तथा ग्रहण करने की क्षमता रखता है, क्षमता रखता है। अतः अम्ल तथा क्षार दोनों के समान कार्य कर सकता है, कार्य कर सकता है, कार्य कर सकता है, दोनों के समान कार्य कर सकता है। इसलिए प्रकृति में उभयधर्मी होता है, उभयधर्मी होता है, ठीक है। माइनस भी है प्लस भी है, दो प्रोटॉन ले भी सकता है, त्याग भी सकता है। इस वजह से बेटा इसको क्या कहते हैं कि ये कैसा रहेगा, एम्फोटेरिक इन नेचर, है ना। अमीनो अम्ल की ये जो संरचना होती है, ये जो फॉर्म होती है, वो कैसी प्रकृति दर्शाती है बेटा, उभयधर्मी प्रकृति दर्शाती है, ठीक है। तो अमीनो एसिड जो होते हैं बेटा ये उभयधर्मी प्रकृति को भी दर्शाते हैं, सही है। अच्छा, इसमें अगर आप बोलो कि सर क्या होगा भाई, इसको लिखे कैसे, ज्वेटर आयन की परिभाषा कैसे दी, अगर ये पूछो तो बेटा इसी को बताना है आपको ना, कि अमीनो एसिड्स में
कार्बोक्सिलिक समूह के द्वारा H+ आयन को त्याग दिया जाता है तथा NH2 समूह के द्वारा H+ को ग्रहण कर लिया जाता है, जिससे अमीनो एसिड्स में COO- तथा NH3+ इस फॉर्म में बन जाएगा और इसको क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूह के द्वारा H+ आयन त्यागा जाता है, जिसे NH2 समूह के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। फलस्वरूप जो अल्फा अमीनो एसिड होते हैं इसमें कार्बोक्सिलिक मतलब ये COO- और NH3+ अमोनियम, ये दोनों समूह उपस्थित हो जाते हैं, जिसे हम ज्विटर आयन के रूप में जानते हैं। तो परिभाषा देनी हो तो इसी तरीके से इसको आप परिभाषित करोगे, फिर आप इसको बता दोगे यहाँ से किस तरीके से ट्रांसफर हुआ है, कौन कौन से इस पे चार्ज आए। ये चार्ज बताने के बाद आपको ये सारी चीज़ें बता देनी है। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और बच रहा है इसमें, फिर इसको कंप्लीट कर देना। ठीक है बेटा, कौन सा है, समविभव बिंदु। समविभव बिंदु, ठीक है, डेफिनेशन लिखिएगा बेटा। समविभव बिंदु वह पीएच जिस पर अमीनो एसिड विद्युत क्षेत्र से अप्रभावित रहता है। वह पीएच जिस पर अमीनो अम्ल विद्युत क्षेत्र से अप्रभावित रहता है तथा इसकी रासायनिक क्रियाशीलता स्थिर हो जाती है। कोई ऐसी पीएच होगी जिस पर अब आप कितना ही विद्युत क्षेत्र लगा दो उससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या करें बेटा, वह पीएच जिस पर अमीनो एसिड पर विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रासायनिक रूप से अक्रिय हो जाता है। रासायनिक रूप से अक्रिय हो जाता है। ठीक है, तो रासायनिक रूप से कैसा होगा, अक्रिय होगा, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, समविभव बिंदु कहते हैं। ओके, तो ये समविभव बिंदु की डेफिनेशन थी, छोटा सा पॉइंट था, अगर पूछ लिया जाए तो, बाकी एक्स्ट्रा में बताया है। ठीक है टाउ, अभी प्रोटीन का थोड़ा सा इसकी संरचना के बारे में बचा हुआ है, उस संरचना को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे ना। आज की क्लास में हमने जो मेन मोटिव रखा वो अल्फा अमीनो एसिड को समझने का रखा था। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। ठीक है टाउ, चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।